गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आगे हम डिस्कस करेंगे। लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि कोई सोलेनोइड कैसे बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है और कोई करंट कैरिंग अगर लूप है, कोई करंट कैरिंग लूप या कोई कॉइल है तो उसकी वजह से कितना मैग्नेटिक मोमेंट होगा उसका। वो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या था आपका, उसमें कितना करंट है और उसका एरिया कितना है इनटू नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं उसमें। ठीक है, तो अगर कोई कॉइल है तो ऐसे उसमें निकाल लेंगे। अब देखो, आज हम डिस्कस करेंगे कि भाई अपने पास है ना एक कोई एटम है मान लो। अब उस एटम का कितना डाइपोल मोमेंट होगा। अब एटम का डाइपोल मोमेंट क्यों होगा एटम का डाइपोल मोमेंट, क्योंकि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, चार्ज मूव करता है, मूविंग चार्ज। और अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है इसका मतलब करंट फ्लो कर रहा है। तो जो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं ऑर्बिट के अंदर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट। ऑर्बिट कैसे मान रखे हमने, सर्कुलर मान रखे हैं। ठीक है, तो अब देखो, मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है, ये कोई इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन आपका मूव कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है मोशन की वो मैं ये ले लेता हूँ, ये उसकी डायरेक्शन है। इस ऐसे एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉक सॉरी क्लॉकवाइज, ऐसे क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन इसमें रिवॉल्व कर रहा है ऑर्बिट के अंदर। ठीक है, मान लो इसका जो टाइम पीरियड है ना, टाइम पीरियड, इलेक्ट्रॉन का जो टाइम पीरियड है किसी ऑर्बिट में, किसी एक ऑर्बिट में इसका जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड मान लो आपका टी है। ठीक है, और इसकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाएगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, अगर टाइम पीरियड इसका टी है तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसकी हो जाएगी 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड, 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड, ये इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ठीक है, अब देखो कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है इसमें, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना, ई। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या लेते हैं हम, मतलब ई लिखते हैं एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है, ये आपका ई के बराबर होता है। और ई किसके बराबर होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम के बराबर होता है। और नेगेटिव चार्ज होता है इसके ऊपर। ठीक है, अब देखो कोई चार्ज इसमें मूव कर रहा है ऐसे, तो उस चार्ज की वजह से कितना करंट फ्लो करेगा, उस चार्ज के मोशन की वजह से कितना करंट फ्लो करेगा। तो जो इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट आई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन टाइम। कितना चार्ज फ्लो किया और कितने टाइम में वो फ्लो किया। ठीक है, तो जब एक इलेक्ट्रॉन अपना एक चक्कर लगाएगा तो कितने टाइम में लगाएगा, जो इसका टाइम पीरियड है। एक इलेक्ट्रॉन अपना चक्कर कितने टाइम में लगाएगा, जो इसका टाइम पीरियड है। और जब एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, जितना एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है ई, और टाइम कितना लगेगा उसको मूव करने में, टी, ये उसका टाइम पीरियड है। तो इतना करंट फ्लो करेगा एक इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से, एक इलेक्ट्रॉन की मोशन की वजह से। या अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी की टर्म में लिखें तो देखो टी किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे आपका करंट किसके बराबर हो जाएगा, ई अपॉन टाइम पीरियड। तो यहाँ से देखो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी है, तो टी किसके बराबर हो जाएगा, टी आपका हो जाएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो ये करंट हो जाएगा आपका ओमेगा की टर्म में, और ये करंट आपका हो जाएगा टाइम पीरियड की टर्म में। ठीक है, अब इसमें आप ये मान सकते हैं कि भाई इसमें ना क्या फ्लो कर रहा है, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ना ऑर्बिट में, तो हम इसको ये कह सकते हैं कि इसमें करंट फ्लो कर रहे हैं। और करंट की डायरेक्शन क्या लेंगे, जो डायरेक्शन आपकी इलेक्ट्रॉन के फ्लो की है उसके अपोजिट क्या ले लेंगे, इसमें करंट की डायरेक्शन ले लेंगे। ठीक है, तो हम ये मान सकते हैं कि इसमें ये करंट जो फ्लो करेगा ये इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट फ्लो करेगा। ठीक है, तो अगर किसी लूप में करंट फ्लो करता है, मान लो इसका ऑर्बिट का जो रेडियस है ना, ऑर्बिट का रेडियस मैं यहाँ पे ए ले लेता हूँ, ए। तो अगर किसी लूप में करंट फ्लो करता है तो उस लूप का क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट होता है। तो यहाँ पे इस एटम का एक्चुअल में हम क्या निकालने जा रहे हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालने जा रहे हैं एक एटम का। एटम के अंदर कौन है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं ऑर्बिट के अंदर। तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा एटम का, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन एटम,
ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा, इसको मैं कैपिटल एम से लिखूंगा, मैग्नेटिक मोमेंट को कैपिटल एम से लिखते हैं, इज इक्वल टू कितना करंट हो गया आई, कितना उसका एरिया है वो, और जो डायरेक्शन एरिया की है वही किसकी है, मैं यहाँ पे इंटू एन कैप ले लेता हूँ, बट इज एन कैप बताएगा आपको एरिया की डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एरिया, यूनिट वेक्टर अलोंग एरिया वेक्टर, अलोंग एरिया, यूनिट वेक्टर अलोंग एरिया वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ से देखो m किसके बराबर हो गया, आई ए, किस मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो गया m का, आई ए, और i कितना है, i आपका है e ओमेगा अपॉन 2 पाई, ये वैल्यू पुट कर दी मैंने, इंटू ए कितना हो गया एरिया, इस लूप का कितना एरिया हो जाएगा, पाई ए स्क्वेयर, और पाई से पाई आपका यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो किसके बराबर आ जाएगा, हाफ ई ओमेगा इंटू ए स्क्वेयर। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये क्या आ गया, मैग्नेटिक मोमेंट आ गया एक एटम का, एक ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसकी वजह से। ठीक है, अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन में, अब यहाँ पे देखो भाई ऑर्बिट के अंदर क्या होता है, ऑर्बिट के अंदर या एक एनर्जी स्टेट मतलब एक ऑर्बिटल के अंदर क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, और दोनों, अगर दोनों इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन आपका ऐसे मूव कर रहा है क्लॉकवाइज, दूसरा मूव कर रहा है आपका एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों की वजह से नेट करंट कितना हो जाएगा, जीरो, नेट करंट हो जाएगा जीरो, और नेट करंट अगर जीरो हो गया तो मोमेंट कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक है, तो अगर किसी ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और इस तरीके से मूव करते हैं कि उनकी वजह से नेट करंट जीरो है, तो उसका मोमेंट भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ एक मतलब एक जो एटम होता है, एक एटम में कोई एक ऑर्बिट तो होता नहीं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मल्टी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, एटम जो हैं, वहाँ पे बहुत सारे ऑर्बिट्स होंगे। अब किसी ऑर्बिट का कुछ मोमेंट होगा, किसी ऑर्बिट का कुछ मोमेंट होगा, जो एटम होगा उस एटम का जो नेट मोमेंट वो क्या होगा, जितने भी उसके अंदर ऑर्बिट्स हैं, जितने भी उसमें ऑर्बिट्स हैं, उन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, तो जितने भी उसके ऑर्बिट्स हैं, सभी ऑर्बिट्स का जो अपने इंडिविजुअल ऑर्बिट्स का जो डाइपोल मोमेंट होगा, इंडिविजुअल ऑर्बिट का जो डाइपोल मोमेंट होगा, सभी का वेक्टर सम किसके बराबर होगा, एटम के डाइपोल मोमेंट के बराबर होगा। तो एटम का डाइपोल मोमेंट आपका जीरो भी हो सकता है, अगर जितने भी उसके अंदर ऑर्बिट्स हैं, सभी ऑर्बिट्स का डाइपोल मोमेंट का सम अगर जीरो है, तो एटम का डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, जीरो। और कुछ एक एटम ऐसे भी होते हैं जिनमें डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता, जिनमें डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता। तो देखो यहाँ हम एक चीज़ और आगे डिस्कस करेंगे अब इसमें, जो आपके सब्सटेंस है ना, उनको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जो सब्सटेंस आपके हैं वो तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक होते हैं डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, डायामैग्नेटिक, दूसरे होते हैं पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, और थर्ड टाइप आपकी है फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, जो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है इसमें क्या होता है, देखो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस में ये ऐसे एटम से मिलकर बने होते हैं, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस जो हैं ऐसे एटम से मिलकर बने होते हैं जिनका अपना इंडिविजुअल एटम का, अपने इंडिविजुअल एटम का कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होता। तो डायामैग्नेटिक आर दोज मटेरियल्स या दोज सब्सटेंस मटेरियल्स which contain which have zero dipole moment of its individual atom। तो ये ऐसे मटेरियल हैं, ऐसे सब्सटेंस हैं जिनके एटम का डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जीरो। और एटम का डाइपोल मोमेंट जीरो क्यों होगा, क्योंकि उस एटम के अंदर जितने भी ऑर्बिट्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, और प्रत्येक ऑर्बिट का क्या है, डाइपोल मोमेंट है, प्रत्येक ऑर्बिट का डाइपोल मोमेंट है, लेकिन सभी ऑर्बिट का मिला के नेट डाइपोल मोमेंट क्या बन जाता है, जीरो बन जाता है। ठीक है, तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं जो ऐसे मटेरियल होते हैं जिनके अंदर इंडिविजुअल एटम का डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जीरो। ये जो हैं आपके पैरा और फेरो, इनमें जो इंडिविजुअल एटम है उनका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता। तो डाइपोल मोमेंट ऑफ
इंडिविजुअल एटम इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो पैरा में और फेरो में इंडिविजुअल एटम का डाइपोल मोमेंट होता है, और डायामैग्नेटिक में इंडिविजुअल एटम का डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो अगर इंडिविजुअल एटम का डाइपोल मोमेंट होता है, देखो इसमें तो अगर इंडिविजुअल एटम का ही जीरो हो गया तो पूरे मटेरियल का डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जो बल्क में जो मटेरियल है आपके पास, जो बल्क में सब्सटेंस है, उसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, वो भी जीरो होगा, क्योंकि प्रत्येक एटम का ही जीरो है तो पूरे सब्सटेंस का भी जीरो होगा। लेकिन पैरा में और फेरो में प्रत्येक एटम का डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है, फिर भी दोनों में क्या होता है, अगर बल्क में कोई हम लें मटेरियल या सब्सटेंस तो उसका डाइपोल मोमेंट जीरो बन जाएगा। ऐसा क्यों होता है, देखो कि आपस में जो इंडिविजुअल जो एटम्स के डाइपोल मोमेंट हैं वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। भाई जो अगर मैं बात करूं, अगर मैं डायामैग्नेटिक की बात करूं, तो डायामैग्नेटिक में तो क्या होता है, इंडिविजुअल एटम का ही डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता है, जीरो। तो सभी एटम का जीरो, तो पूरे का भी क्या हो जाएगा, ये मतलब एटम का मान लो ये एटम का है तो एटम का जीरो होता है, तो पूरे का भी क्या हो जाएगा, पूरे मटेरियल का भी जीरो हो जाएगा। लेकिन फेरो में क्या होता है, इंडिविजुअल एटम का जीरो नहीं होता फेरो में और पैरा में, मतलब कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल एटम का डाइपोल मोमेंट होता है। मान लो एक एटम का डाइपोल मोमेंट इस तरफ है, दूसरे एटम का डाइपोल मोमेंट मान लो इस तरफ है, तीसरे का डाइपोल मोमेंट मान लो इस तरफ है, चौथे का मान लो डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में। तो ये जो डाइपोल मोमेंट हैं, इंडिविजुअल एटम के डाइपोल मोमेंट तो हैं, लेकिन वो डाइपोल मोमेंट क्या हैं, वो रेंडम डायरेक्शन में हैं, वो रेंडमली ओरिएंटेड हैं। उनकी कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, वो कोई किसी डायरेक्शन में है, कोई किसी डायरेक्शन में है। तो प्रत्येक इंडिविजुअल एटम का तो डाइपोल मोमेंट है, लेकिन पूरे देखो एटम का डाइपोल मोमेंट किसका, एटम का नॉट इक्वल टू जीरो। लेकिन अगर सब्सटेंस की बात करें, जो नेट डाइपोल मोमेंट है नेट, वो किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है। क्योंकि जो इंडिविजुअल एटम का जो डाइपोल मोमेंट है, दिस डाइपोल मोमेंट्स आर ओरिएंटेड इन रैंडम डायरेक्शन, देयर इज नो स्पेसिफिक पैटर्न और देयर इज नो स्पेसिफिक अलाइनमेंट ऑफ द डाइपोल मोमेंट ऑफ इंडिविजुअल एटम्स। तो ये इसमें होता है। अगर अब ये थे आपके, देखो ये आपके थे डायामैग्नेटिक, ठीक है, और ये आपके हो जाएंगे पैरामैग्नेटिक। ये आपके कौन से हैं, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखो एटम बहुत ही छोटा होता है, तो अगर आप कहीं भी कोई भी छोटा सा वॉल्यूम लोगे, अगर कोई भी छोटा सा भी आप इसके अंदर वॉल्यूम लोगे, अगर इवन आप 1 सेंटीमीटर क्यूब का, इवन 1 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम लेंगे ना, तो उसके अंदर भी आपको मिलियंस ऑफ एटम मिल जाएंगे। एटम बहुत ही छोटा होता है ना, तो अगर आप 1 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम भी लेते हो तो उसके अंदर भी मिलियंस ऑफ एटम मिल जाएंगे। और मिलियंस ऑफ एटम अगर हैं तो उनका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, भाई इतने सारे एटम हैं और प्रत्येक एटम का डाइपोल मोमेंट मतलब इस तरीके से रेंडम डायरेक्शन में ओरिएंटेड हैं, तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा उसका, जीरो। लेकिन जो फेरोमैग्नेटिक होते हैं उनमें थोड़ा सा अलग होता है। फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है, अगर आपके पास बल्क में कोई मैटर है तो उसका डाइपोल मोमेंट तो होगा जीरो। बल्क में जो मैटर है, जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो तो क्या होगा, जीरो। लेकिन इसमें भी प्रत्येक एटम का अपना डाइपोल मोमेंट होता है और वो भी ऐसे ही रैंडम डायरेक्शन में ओरिएंटेड होते हैं जैसे पैरा में होते हैं। लेकिन फ़र्क कहाँ पे है, देखो अगर आप इसमें कोई छोटा सा एरिया लोगे, छोटी सी जगह लोगे, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट इधर है, इसका डाइपोल मोमेंट इधर है, इसका डाइपोल मोमेंट इधर है, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट मान लो इस तरफ है, ये डाइपोल मोमेंट मान लो इस तरफ है, तो यहाँ पे ये छोटा सा एरिया है ना, इस एरिया में प्रत्येक एटम का डाइपोल मोमेंट सेम डायरेक्शन में तो नहीं है, लेकिन इनकी टेंडेंसी है इस तरफ रहने की, इस तरफ इनकी टेंडेंसी है। तो इस एरिया के अंदर, इस एरिया का अगर मैं डाइपोल मोमेंट देखूंगा ना, अगर मैं इसको ऐसे बनाता हूँ दोबारा से, देखो अगर मैं इस वाले एरिया की बात कर रहा हूँ तो इन सभी एटम का नेट डाइपोल मोमेंट किधर आएगा, इस तरफ आएगा, क्योंकि इन सभी एटम के डाइपोल मोमेंट की टेंडेंसी इस तरफ है, ठीक है। अब ये मैं मान लो कि मैंने यहाँ पे कोई एरिया ले लिया, इसमें डाइपोल मोमेंट की टेंडेंसी मान लो इस तरफ है, ये इनकी टेंडेंसी मान लो इस तरफ है। तो ओवरऑल जो इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा,
ये जो एरिया यहाँ पे है इसका ओवरऑल डायपोल मोमेंट होगा इस तरफ, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो कि ये मैंने कोई एक और ले लिया, इसमें मान लो ये यहाँ पे ले लिया, इसका ओवरऑल मान लो इस तरफ है, इसका ओवरऑल मान लो इस तरफ है, ठीक है। तो पूरे एटम का तो अब भी जीरो हो गया, क्योंकि पूरे एटम की कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। लेकिन अगर छोटे छोटे एरिया लें, छोटे छोटे वॉल्यूम इसके अंदर कंसिडर करें, या इनको बोलते हैं डोमेन, अगर छोटी छोटी डोमेन्स इसके अंदर लूँ तो इन डोमेन्स के अंदर जो डायपोल मोमेंट है वो जीरो नहीं है, इनका नेट डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ है डोमेन के अंदर, ठीक है। इवन सेंटीमीटर क्यूब के साइज का, इवन सेंटीमीटर क्यूब के साइज का अगर मैं कोई वॉल्यूम लेता हूँ तो उसमें डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। अगर बहुत बड़ा लेता हूँ, उससे बड़ा लेता हूँ सेंटीमीटर क्यूब से, तो उसमें डायपोल मोमेंट हो जाएगा जीरो। तो ये जो डोमेन्स होती हैं ये एक एक mm, मतलब एक एक mm के साइज के कंपेरेबल होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको समझ में आ गया होगा कि भाई फेरो में और पैरा में क्या फ़र्क है। पैरा में तो कोई छोटा सा भी वॉल्यूम ले लो उसमें नेट जीरो मिलेगा, लेकिन अगर इसमें कोई छोटा सा वॉल्यूम लेंगे तो उसमें नेट जीरो नहीं मिलेगा। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो डोमेन लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये आपके हैं फेरो। फेरो और फेरो मैग्नेटिक में क्या होता है भाई, देखो नेट मैग्नेटिक मोमेंट इसका भी जीरो है, फेरो का भी, पैरा का भी जीरो है, और जो आपका क्या है डायामैग्नेटिक है उसका भी नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो है। लेकिन जब इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इनका बिहेवियर अलग अलग होता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखे हुए ना तीनों, तो तीनों का बिहेवियर एक जैसा ही है। तीनों में मैग्नेटिक फील्ड जो है, जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है तीनों का नेट, वो तीनों का जीरो है, चाहे वो डाया हो, चाहे पैरा हो, चाहे फेरो हो। लेकिन जब इनको कहाँ रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, तब इन तीनों का बिहेवियर अलग अलग हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जब इनको कहाँ रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, तो इनका बिहेवियर कैसा होगा, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि डायामैग्नेटिक कौन से होते हैं, पैरामैग्नेटिक कौन से होते हैं, फेरो कौन से होते हैं। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस में इंडिविजुअल एटम का भी डायपोल मोमेंट जीरो होता है, लेकिन पैरा में और फेरो में इंडिविजुअल एटम का डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होता। लेकिन अगर बल्क में कोई मटेरियल लेंगे, कोई सब्सटेंस लेंगे, तो उसका डायपोल मोमेंट हो जाएगा जीरो, क्योंकि प्रत्येक एटम का डायपोल मोमेंट की कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती। दिस डायपोल मोमेंट्स आर ओरिएंटेड इन रेंडमली, ठीक है। तो अब पैरा में और फेरो में क्या फ़र्क है। पैरा में कोई भी छोटा सा आप वॉल्यूम कंसिडर करोगे तो वहाँ पे डायपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। लेकिन फेरो में कोई छोटा सा अगर वॉल्यूम लेंगे, अगर हम 1 mm क्यूब या 1 सेंटीमीटर क्यूब तक का वॉल्यूम लेते हैं, तब भी उसमें नेट डायपोल मोमेंट होता है उस छोटे से वॉल्यूम का। लेकिन पूरे इससे बड़ा अगर कोई साइज लेंगे, बड़ा कोई बल्क में अगर मैटर लेंगे, तो उसका डायपोल मोमेंट होगा जीरो। या आप ये कह सकते हैं कि फेरो जो मैग्नेटिक सब्सटेंस हैं उनमें डोमेन लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये मतलब याद रखना ईजी है कि पैरा में डोमेन लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता और फेरो में डोमेन लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।